वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो अपनी क्लास है वो है इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव एनालिसिस एनालिस्ट, ठीक है, इसकी क्लास है। और ये 8 सीरीज का एग्जाम है। ठीक है, 8 सीरीज, सीरीज 8। ठीक है, NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट एग्जाम। इसमें जो पासिंग मार्क है वो 60% है। 60% लाना है आपको। 100 नंबर्स के MCQs पूछे जाएंगे। ओके, इसमें निगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड है। माइनस मार्किंग भी रही। माइनस मार्किंग के बाद आपको 60% मार्क्स लाने हैं। टोटल ये का कोर्स जो है, इसमें डेरिवेटिव की ही बात होगी। ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं है इस कोर्स में। ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेशंस, नथिंग एल्स। लेकिन इस 100 क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल्स क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन ग्रीक से रिलेटेड और ऑप्शन प्रीमियम से रिलेटेड। ठीक है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। और क्वेश्चंस जो आते हैं ना सर, वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इजी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, व्हाट इज डेरिवेटिव। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दे ऐसा नहीं, या डिटेल दे दिया, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और बताओ ऑप्शन 4 ऑप्शन, ऐसा नहीं। ट्रिकी क्वेश्चंस। मुझे ये भी पता है कि आप लोग फैमिलियर हैं, बहुत सारे लोग फैमिलियर भी हैं ऑप्शन से, फ्यूचर से, ट्रेड भी करते होंगे। ट्रेड में अच्छा भी कर रहे होंगे बहुत से लोग। और सीरियसली बड़ा पैसा बनाना है तो अच्छी चीज है, सीखना चाहिए। ये बुक अपने आप में ऑप्शन का पूरा डिटेल एनालिसिस है। ऑप्शन फ्यूचर का डिटेल, अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं, आपको कहीं भी ऑप्शन के कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एग्जाम का लेवल मॉडरेट यानी कि मीडियम टू डिफिकल्ट होता है। इजी टू मीडियम क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। हाईली डिमांडेबल कोर्स है इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट। और कई जगह मैंडेटरी भी हो गया है कि आपको ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, अगर आपको उसमें को यानी कि सब ब्रोकरशिप में, या बहुत सारे लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, मैंडेटरी धीरे धीरे हो जाएगा। और सही भी है। जिसको नॉलेज है वही ट्रेड करे या वही ट्रेड सिखाए। और जिसको नहीं है उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेल्थ का इशू है, पैसे हैं लोगों के। ठीक है। लोग बड़े बड़े, बहुत से लोग हाई अपने लमसम अमाउंट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस कोर्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं ये ठीक है। इसमें NISM में क्या लिखा है, एग्जामिनेशन सीक्स टू क्रिएट कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर एसोसिएट पर्सन फंक्शनिंग एज अप्रूव्ड यूजर और सेल पर्सनल ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट एट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो उनके लिए मिनिमम नॉलेज, कॉमन मिनिमम नॉलेज इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? नो द बेसिक ऑफ इंडियन इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, अंडरस्टैंड द वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट कैन बिल्ड इज यूजिंग फ्यूचर। ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जो कि फ्यूचर में भी यूज होती है, ऑप्शन में भी होती है, ऑन बोथ स्टॉक एंड स्टॉक इंडाइसेस। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, 60% आपको पासिंग मार्क लाना है। 25% ऑफ द मार्क आपका निगेटिव मार्किंग है। 2 आवर्स के एग्जाम है। 100 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच। ठीक है। अब इसमें अपन पढ़ने क्या वाले हैं? चैप्टर जो 1 है उसमें क्या है? बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, वेरियस रिस्क फेस बाय पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव। ठीक है।
चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इजी है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, पे ऑफ क्या होता है, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, स्ट्रेटजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहां से थोड़ा सा हेल्दी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट यहां से शुरू होता है चैप्टर 5 से। लेकिन अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज, अगर क्लियर भी है तो भी ये जो चैप्टर 1 to 4 है ना, इसको अपन स्किप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए हैं। अगर अपन एज अ ट्रेडर भी सोचे या एज अ लर्नर भी सोचे, बहुत ज्यादा नॉलेज अपना इंप्रूव होने वाला है इस कोर्स में। ठीक है, डिटेल स्टडी करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ट्रेडिंग में या अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, लर्निंग भी अच्छी होगी। ठीक है, यह चैप्टर 5 से थोड़ा डिटेल डेप्थ में शुरू होगा। चैप्टर 5 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। क्लियरिंग मेंबर क्या होते हैं, क्लियरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट अंडर स्पैन, पॉजिटिव लिमिट, पोजीशन लिमिट, वायलेशन एंड पेनाल्टी क्या होती है, ये भी जानना जरूरी है। लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या होते हैं इसमें, सिक्योरिटीज के 95 ये जो रूल्स हैं। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, कितने टैक्स लगने, अकाउंटिंग क्या है, सेल प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस, ये सब चीजों से भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल चैप्टर 10 है। अगर पर डे अपन 20 पेजेस को भी रीड करें तो 10 दिन में ये पूरी बुक खत्म हो जाती है। ठीक है, 20 डेज, 10 डेज, 20 पेजेस। ठीक है, अब वेटेज देख लीजिए। वेटेज यानी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर 1 से 10 नंबर्स, चैप्टर 2 से 5% है, चैप्टर 3 4 5 6 7, चैप्टर 3 and 4 से 20 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, चैप्टर 5 6 7 से 10 10 10 यानी 10 10 नंबर के क्वेश्चंस, फिर चैप्टर 8 से लीगल अकाउंटिंग एंड चैप्टर 10 से 5% यानी कि 5 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये चैप्टर से 20 20 यानी कि टोटल 70 नंबर से 3 4 5 6 7, इनसे 70%। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरेटिकल थ्योरी के भी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये 10 5 15 और 30, ये 30 नंबर के जो चैप्टर है इसको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये जो बाकी के बच्चे हैं ना, यही तो अपने को पास कराएंगे। पूछिए क्यों। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बहुत इजी है, लीगल एंड रेगुलेटरी भी इजी है, सेल प्रैक्टिस भी इजी है। तो ये 15 नंबर और स्टार्टिंग के 15 नंबर्स को भी नहीं छोड़ना है हमको। इस कोर्स को, इस सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के बाद हमारा ओवरऑल नॉलेज लेवल एक प्रो लेवल का होना चाहिए। बढ़िया स्टडी करिए। ये कोई कॉलेज स्कूल के एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम हमको हमारे लेवल को बताते हैं। जब अपन कस्टमर से डील करते हैं या फिर अपना नॉलेज अपने फ्रेंड सर्कल या लोगों, सोशल मीडिया में भी शेयर करते हैं, इज्जत उसी की है जिसको नॉलेज है, और जिसके पास नॉलेज है वही ऊपर है, वही टॉप में। तो ये सब चीजें, बेसिक्स टू एडवांस जानना अपने को बहुत जरूरी है। तो कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, रिकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो मैं इस कोर्स में आपको पहले ये वर्कबुक कंप्लीट कराऊंगा, वर्कबुक। ठीक है, उसके बाद अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्लस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस। इसके अलावा मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी सब लाइव होगी। कुछ के रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है,
आपको ओवरऑल इन 3 वर्कबुक, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल और शॉर्ट नोट्स, ये सब करने के बाद भी डाउट क्लियरिंग क्लास, अगर एक भी स्टूडेंट को लगता है, एक स्टूडेंट को भी लगता है कि मुझे सर ये चीज नहीं आती, तो मैं आपके लिए डाउट क्लियरिंग क्लास भी लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 का ग्रुप रहे तभी मैं क्लास लूंगा, ऐसा नहीं। अगर एक स्टूडेंट को भी डाउट है, मैं डेफिनेटली उनके लिए डाउट क्लियरिंग क्लास अरेंज करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को पास कराना, नॉट ओनली पास कराना, इसके अलावा आपका नॉलेज लेवल लो प्रो लेवल का होना चाहिए, कि ये कोर्स तो किए, किससे पढ़े, मेरे से, तो नॉलेज आपका हायर लेवल का होना चाहिए इस कोर्स को करने के बाद। तो इसके लिए आपको जितने भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, सबका वेलकम है। ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से, एकदम ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे। जहां पे लगेगा स्लो पढ़ाना है, मैं स्लो भी पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है? तो इस चैप्टर में अपन क्या सीखेंगे? मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट, हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव मार्केट की कब स्टार्ट हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, एंड रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग, रिस्क क्या है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। तो बेसिक क्या होता है, डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव क्या होता है? अ डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम वैल्यू ऑफ सम अदर असेट्स, जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू डिराइव होती है असेट्स से, अदर असेट्स सच एज अंडरलाइन, जैसे गोल्ड। गोल्ड का वैल्यू क्या चल रहा है, इससे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव होगी, तो डेरिवेटिव। सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टीन, लीड। ठीक है, एनर्जी सोर्सेस, ये भी डेरिवेटिव में आते हैं। ऑयल, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। अब कुछ लोग बोले सर इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे देश में नहीं है, लेकिन बाकी जगह तो ट्रेड हो रहे हैं। एग्री कमोडिटीज, वेट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस। फिनेंशियल असेट्स, शेयर, बॉन्ड्स हमारे कंट्री में नहीं है लेकिन बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, ये भी फिनेंशियल एसेट्स हैं जिनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, बॉन्ड, सबसे ज्यादा लिक्विड बॉन्ड्स मार्केट है यूएस का, यूएस में बॉन्ड भी एज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट ट्रेड होते हैं। तो इनका इतिहास क्या है? 12th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इन यूरोपियन ट्रेड फेयर सेलर साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसिंग फ्यूचर डिलीवरी ऑफ आइटम दे सोल्ड। तो क्या होता था? यूरोपियन ट्रेड फेयर में सेलर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि हम फ्यूचर में आपको उस प्रोडक्ट की डिलीवरी देंगे। 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। 13th सेंचुरी में क्या हुआ? देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर बाय इंग्लिश हु फ्रिक्वेंटली सोल्ड देयर वूल अप टू 20 ईयर इन एडवांस टू फॉरेन मर्चेंट्स। तो वूलन्स के प्रोडक्ट थे, वूल, वो 20 साल के एडवांस में भी ट्रेड होते थे। लोग साइन करते थे कि आज आज मत दो, 20 साल बाद दे देना हमको वो प्रोडक्ट लाके। ठीक है, 20 साल बाद के भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे। अब देखिए जैसे अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1634 से 1637, ये चीज याद रखिएगा, 1634 से 1637। ट्यूलिप मेनिया इन हॉलैंड। ट्यूलिप क्या है? फूल है, फ्लावर। मेनिया इन हॉलैंड, फॉर्च्यून वेयर लॉस्ट आफ्टर स्पेकुलेटिव बूम इन ट्यूलिप फ्यूचर बर्स्ट। ये मेनिया चला था ट्यूलिप का। कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत लंबे समय तक ट्रेड होता था। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें लोगों ने नुकसान भी उठाए, और इसके ट्रेड बहुत 2-2 3-3 साल के फ्यूचर्स में चलते थे। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ट्यूलिप मेनिया याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 17th सेंचुरी में इन जापान एट डोजिमा नियर ओसाका फ्यूचर मार्केट इन राइस वाज डेवलप टू प्रोटेक्ट राइस प्रोड्यूसर फ्रॉम बैड वेदर एंड वॉरफेयर्स। जापान के डोजिमा में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट शुरू हुआ, फ्यूचर मार्केट इन राइस। क्यों चावल का फ्यूचर मार्केट शुरू हुआ?
कि खराब वेदर और वॉरफेयर से जो चावल के प्रोड्यूसर हैं उनको बचाया जा सके। 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी, इसका फुल फॉर्म है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस कमोडिटी। 1848 में शुरू हो गया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर नहीं, फॉरवर्ड। डिटेल में पढ़ेंगे अपन फॉरवर्ड क्या होता है। In 1865, CBOT went a step further and listed for first exchange traded derivative contract in the US। 1865 में पहली बार शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सीबीओटी ने एक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था, लिस्ट किया था। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर वेयर कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला गया। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है ये अपन डिटेल में देखेंगे, लेकिन फॉरवर्ड होता है ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। अब 1919 में क्या हुआ, शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, अ स्पिन ऑफ सीबीओटी, वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ फ्यूचर ट्रेडिंग। लेटर इट्स नेम वाज चेंज टू शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज, सीएमई। 1972 में क्या हुआ, शिकागो मर्सेंटाइन बोर्ड इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, आईएमएम। 1972 में करेंसी की ट्रेडिंग शुरू हो गई थी फ्यूचर्स में, ठीक है। 1972 में शिकागो मर्सेंटाइन एक्सचेंज, ठीक है। 1973 में क्या हुआ, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन। 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ने ऑप्शन में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी 1973 में। ये सब चीजें याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। 1975 में सीबीओटी इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने ट्रेजरी बिल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्योर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। 1977 में सीबीओटी इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1982 में यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 1982 में कनास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉन्च द फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, 1982 में शुरू हुआ, ठीक है। इसको पढ़ना जरूरी है, डेट नहीं 75 है 82 है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, पढ़ो, कुछ ना कुछ यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब 1983 में सीबीओई ने इंट्रोड्यूस ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस विद S&P 100 एंड S&P 500 इंडाइसेस। इसमें सीबीओई ने ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस यहां शुरू हुआ 1983 में। 82 में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर शुरू हुआ। तो इसको एक बार याद ना करके समझने की कोशिश करिएगा, खुद समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। A factor influencing the growth of derivative market globally over the last 5 decades, the derivative market has seen phenomenal growth. Many derivative contract launched at exchange across. तो क्यों इतना फेमस हुआ ग्लोबली, क्योंकि इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग असेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, ग्लोबल गया मार्केट तो। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन हैज हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होने से भी मार्केट जो है डेरिवेटिव का बहुत फेमस हुआ। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मैनेज रिस्क। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई ऑप्शन एंड फ्यूचर के लिए, और उनको पता चलने लगा कि मैनेज रिस्क को मैनेज कैसे करना है। और उससे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यू एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहां तक ये इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में क्या हुआ, पहला स्टेप कब रखा गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। सेबी सेटअप 24 मेंबर कमिटी अंडर चेयरमैन ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता, नवंबर 1996, टू डेवलप एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। ये याद रखिएगा कि पहली बार कब शुरू हुआ था, डॉक्टर LC गुप्ता के चेयरमैनशिप में 1996 में स्टार्ट हुआ। द कमिटेड कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 1998।
रिकमेंड दैट डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर एज सिक्योरिटीज, ये भी डिक्लेयर किया, रिकमेंड किया गया कि सिक्योर एज अ सिक्योरिटी उसको लॉन्च किया जाए, सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी के ऐसे डिक्लेयर करने से क्या फायदा है कि उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी एप्लीकेबल हो, तो अपन क्या कर पाए, ट्रेडिंग को गवर्न भी कर पाए। सब्सिक्वेंटली सेबी सेटअप अ ग्रुप इन 1998। अब 1998 में क्या किसके चेयरमैनशिप में रखा गया, जे आर वर्मा, टू रिकमेंडेड मेजर फॉर रिस्क कंटोमिनेट इन डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया, कि कितना रिस्क है अगर अपन डेरिवेटिव को लॉन्च करते हैं, तो कितना रिस्क है 1998 में। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1998। तो ये दो चेयरमैनशिप को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। It's work out the operational detail of margin system, methodology for changing initial margin, membership detail and net worth criteria और deposit requirement। तो इनके चेयरमैनशिप में क्या क्या सीखने को मिला, मार्जिन सिस्टम क्या होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी, मेंबरशिप डिटेल क्या होगा, नेटवर्थ और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। 1990 में 1999 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंड टू इंक्लूड डेरिवेटिव विद इन द डोमेन ऑफ सिक्योरिटी। 1999 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया और डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटी इंक्लूड किया गया, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वर डेवलप फॉर गवर्निंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इन 2000 द गवर्नमेंट repeal a 3 decade old notification which prohibit forward trading in securities। ठीक है, द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया जून 2000। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कब शुरू हुआ, जून 2000 में। सेबी परमिटेड बीएससी एंड एनएससी टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है, सन 2000 में, जून 2000 में सेबी ने बीएससी और एनएससी को परमिट किया कि आप इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट करिए। सेबी अप्रूव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन निफ्टी एंड सेंसेक्स विच कमेंस ट्रेडिंग इन जून 2000। तो सन 2000 से निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट है। ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन कमेंस्ड इन जून 2001। ट्रेडिंग इन ऑप्शन ऑन इंडिविजुअल स्टॉक कमेंस इन जुलाई 2001। ठीक है, ये सब चीजें जो इंडिया से रिलेटेड है इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखना जरूरी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन नवंबर 2001 एंड एमएससीआई ने ट्रेडिंग डेरिवेटिव कब शुरू किया, फरवरी 2013। तो प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव मार्केट क्या है, पहला है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसे इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अ अंडरलाइंग असेट एट सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टियों के बीच में हो कि हमको ये असेट बाय करना है और एक को सेल करना है, वो भी सर्टेन फ्यूचर डेट और पर्टिकुलर प्राइस जिसमें वो डिसाइडेड है। ठीक है, बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी आर कमिटेड, और दोनों पार्टी कमिटेड हैं एंड ऑब्लिक टू ऑनर द ट्रांजेक्शंस irrespective of price of underlying asset at the time of delivery, since forward are negotiation between two party। जो फॉरवर्ड होता है दो पार्टीज के बीच में जो भी निगोशिएशन होता है उसके तहत होता है। तो देज आर द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनके टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, यानी दोनों पार्टी मिलके डिसाइड करती है। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड, एक्सपेक्ट द डील इज मेड थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टी। तो फ्यूचर सेम है फॉरवर्ड के जैसे, लेकिन जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है और रेगुलेटेड होते हैं एक्सचेंज में, और ट्रेड भी होते हैं एक्सचेंज में, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फ्यूचर आर ऑल्सो स्टैंडर्ड होता है, क्यों, क्योंकि उनका लॉट साइज, मैच्योरिटी डेट सब फिक्स होता है, और वो ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। वी में से फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर अपन को बोले तो फ्यूचर है एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन क्या होता है, an option is a contract that give the right but not the obligation to buy or sell the underlying on before a stated date at stated price while the buyer of option pay the premium। ऑप्शन में क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें राइट रहता है उनके पास लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन बिफोर और स्टेटेड डेट एट स्टेटेड प्राइस, while the buyer of option pay the premium and buy the right। ठीक है, बायर क्या करता है, प्रीमियम पे करता है और राइट को बाय करता है। एंड राइटर और ऑफ द ऑप्शन रिसीव द प्रीमियम, जो सेलर होता है वो रिसीव करता है प्रीमियम। ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है, अगर बायर अपनी राइट को एक्सरसाइज करता है तो सेलर को उसको ऑब्लिग करना है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बायर अपनी एक्सरसाइज को, यानी कि अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा। तो ये ऑप्शन हो गया। फिर होता है स्वैप। अ स्वैप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू parties to exchange cash flow in the future according to pre-arranged formula. Swap are, broadly speaking, a series of forward contracts. Yes, any questions? Yes, hello. ऑब्लिगेशन यानी कि आपको सेल करना है या बाय करना है। ठीक है, जैसे मैं ऑप्शन बायर हूं, मैंने कोई भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया, यानी कि मैंने उतनी प्रीमियम पे की। तो प्रीमियम मैंने पे की किसको, सेलर को। ठीक है, अगर मैं उसको एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन सेलर के पास होगा कि उसको उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी या उसको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। वो सेलर को के पास वो होता है ऑब्लिगेशन। ठीक है, अगर मैं अपनी राइट जो है कि मुझे जो राइट मिला है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं मिला कि मेरे को करना ही है, मेरे पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन सेलर के पास ऑब्लिगेशन है कि अगर मैं अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करता हूं तो आपको बाय और सेल अंडरलाइंग असेट्स को करना होगा और आपको मुझे डिलीवरी देनी होगी। ठीक है, नो नो, इट्स नॉट मीन ऑप्शन फॉर सेलर, यानी बायर्स बायर्स होते हैं आप मार्केट में और सेलर भी होते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए होता है, वो तो ट्रेडिंग की भाषा में है कि अपन ये बोलते हैं कि सेलर के लिए 70% मार्केट सेलर्स का होता है, 30% बायर्स का होता है। डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे। लेकिन ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये बेसिक डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है कि ऑप्शन होता क्या है। हम अभी पूरी बुक में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऑप्शन में क्यों कहा जाता है कि सेलर का मार्केट है और बायर्स के पास क्या मौके होते हैं, ये सब अपन इस बुक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन क्या है, ट्रेडिंग के पर्पस में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम को निकालने के लिए और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। जब अपन ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हैं तो वहां बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको फुलफिल करना होता है। ठीक है, ये तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट है ना, जब रियल में मैदान में उतरो तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, साइकोलॉजी भी होती है, बहुत सारी चीज है। तो ये तो केवल सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऑप्शन होता क्या है। तो बायर्स के पास राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, उसको अगर बायर ने एक्सरसाइज किया अपना राइट तो आपको सेल और बाय की जो पोजीशन है उसको आपको करना ही पड़ेगा। अब स्वैप क्या होता है, स्वैप अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू एक्सचेंज कैश फ्लो, कैश फ्लो को फ्यूचर में प्री अरेंज फॉर्मूला में एक्सचेंज करना है। ठीक है, स्वैप आर ब्रॉडली स्पीकिंग अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क associate with volatile interest rate and currency exchange rate and commodities price। तो ये तीन बेनिफिट मिलता है स्वैप ट्रेडर्स को, वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट से, करेंसी एक्सचेंज रेट से और कमोडिटी प्राइस। ये तीन रिस्क से मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को बचाता है। ठीक है, अब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, पहला होता है हेजर, ट्रेडर और आर्बिट्राजर्स। ये तीन टाइप के पार्टिसिपेंट मार्केट में प्ले करते हैं। पहला होता है हेजर्स। हेजर्स क्या है, दे फेस रिस्क एसोसिएट विद प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस द रिस्क। हेजर्स को क्या लगता है कि उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में या बहुत पैसा लगाया है किसी शेयर में, और उसको लगता है कि उसको बहुत रिस्क है कि अगर मार्केट गिर गया तो
ठीक है, मार्केट गिर गया, या उसने नीचे की पोजीशन, सेल की पोजीशन लिया और मार्केट बढ़ गया, तो दोनों तरफ लेते हैं। कॉरपोरेशन एंड इन्वेस्ट, और कौन करता है हेजिंग? कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक ऑल यूज डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइस, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइस। तो कॉरपोरेशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक ये यूज करते हैं हेजिंग टू रिड्यूस एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल, यानी कि कौन से रिस्क? इंटरेस्ट रेट रिस्क से, शेयर प्राइस ऊपर नीचे गया, बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे गया तो करेंसी एक्सचेंज के रेट से, और कमोडिटी से। ठीक है। सेकंड होते हैं स्पेक्यूलेटर्स एंड ट्रेडर्स। ये क्या होते हैं? हम नॉर्मल, ये क्या करते हैं? हम ट्राई करते हैं प्रेडिक्ट फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड बेस्ड ऑन व्यू टेक पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट। अपन क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर मूवमेंट्स, तो इसको स्पेकुलेटर या ट्रेडर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? डेरिवेटिव आर प्रीफर्ड ओवर अंडरलाइंग एसेट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, दे ऑफर लिवरेज, आर लेस एक्सपेंसिव एंड आर फास्टर टू एग्जीक्यूट इन साइज। तो अपन क्या करते हैं? डेरिवेटिव फ्यूचर या ऑप्शन ले लिए, और मार्केट हमारे अनुसार हमारे डायरेक्शन में गया तो हमको प्रॉफिट होता है, और नहीं गया तो लॉस होता है, जो भी होना है। तो फॉर ट्रेडिंग पर्पस लिवरेज भी मिलता है इसमें, लेस एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लो होता है इसमें, फास्टर टू एग्जीक्यूट इन साइज, फास्टर होता है कि साइज, और हाई वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। ठीक है। आर्बिट्रेजर क्या होता है? स्पेक्यूलेटर्स एंड हेजर समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक क्लियर? ठीक है। ये आर्बिट्राजर, याद रखिएगा इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है, हेजर, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्राजर। ठीक है। और स्वैप क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और थोड़े बहुत इंडियन स्टॉक, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड जो चीजें हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्पेक्यूलेटर्स यानी कि हम लोग जो अपन देखते हैं ना, कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो बाय कर लिए, नीचे जाने वाला है तो सेल कर लिए। तो अगर हमको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है आने वाले टाइम में, तो अपन क्या करते हैं? डेरिवेटिव प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है। अगर मार्केट हमारे अनुसार ऊपर गया तो प्रॉफिट होता है, नीचे गया तो हमको लॉस होता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट रख के रहे तो लॉस कम होता है। ठीक है। तो ये स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर एक ही चीज है, जो मार्केट के प्राइस को गैस करते हैं। ठीक है, टेक्निकली या फंडामेंटल, उस अनुसार। ठीक है। आर्बिट्राजर क्या होता है? आर्बिट्राजर देखता है इस डील ऑफ दैट प्रोड्यूस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस डिफरेंट इन प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट। आर्बिट्राजर देखता है कि एक मार्केट में किसी शेयर का प्राइस 10 रुपया है, दूसरे मार्केट में उसका प्राइस 11 रुपए है, तो एक में वो बाय करता है, दूसरे में सेल कर देता है। तो जो डिफरेंस होता है ना दोनों के बीच में, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। आर्बिट्राजर ओरिजिनेट व्हेन ट्रेडर परचेस एन असेट चीपली इन वन लोकेशन एंड साइमल्टेनियसली अरेंज टू सेल इन हायर प्राइस इन अनदर लोकेशंस। ठीक है। तो एक में उसको सस्ता दिख रहा है तो उसने बाय किया, और जिसमें उसको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है तो सेल कर दिया, तो ये आर्बिट्राज होता है। लेकिन क्या हो चुका है अब ऐसी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, क्योंकि अब टेक्निकली या सॉफ्टवेयर हमारा बहुत फास्ट हो चुका है। ऐसे अवसर अब मार्केट में देखने को कम मिलते हैं। ठीक है। और जब भी ऐसे मौके मिलते हैं तो आर्बिट्राजर्स लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं मार्केट में, और प्रॉफिट बना लेते हैं 1 रुपए का। वो 1 रुपए हम लोगों के लिए छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन जब आर्बिट्राजर एंट्री लेते हैं तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और प्रॉफिट 1 रुपए में भी वो लोग बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सर?
अब टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, ह्यूज वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दे आर इधर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, तो जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उसको एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और एग्री डायरेक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ओवर द फोन एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। या तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच होते हो उसको ओवर द कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। अ फ्यू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक लाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप टू कैटर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा वो ट्रेड करते हैं, चाहे वो ओटीसी हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे स्वैप, ठीक है। The over-the-counter market is not physically marketplace but a collection of broker-dealer scattered across the country. The main idea of market is more a way of doing business than a place. Buying and selling of contract and match through negotiating bidding process over a network of telephone and electronic media that link thousands of intermediaries. Over OTC derivative have witnessed a substantial growth over the past few years. Very much contribution by recent development in information technology. The OTC derivative market have bank, financial institution and sophisticated market participant like hedge product, corporate and high net worth individual. तो OTC डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में कौन पार्टिसिपेट लेते हैं? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सोफिस्टिकेटेड मार्केट, हेज फंड, कॉर्पोरेट एंड हाई नेटवर्क। OTC डेरिवेटिव मार्केट इज लेस रेगुलेटेड मार्केट, ये ज्यादा रेगुलेटेड नहीं होते बिकॉज देयर ट्रांजेक्शन ऑकर इन प्राइवेट, ठीक है, और क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज के पास who are supposed to be capable enough to take care of themselves, यानी कि बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं, छोटे इंस्टीट्यूट डिफॉल्ट का रिस्क होता है। In the following derivative transaction among the dealing counterparty have the following feature compared to exchange traded. Contract are tailor-made to fit in the specific requirement of dealing counterparties. The management of counterparty credit risk is decentralized and located with the individual institutions. There are no formal centralized limit on individual position leverage and margin. ठीक है, ये सब ओटीसी मार्केट के बेनिफिट है ना। टेलर मेड होता है यानी कि अपने अनुसार बना लेते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क भी जो होता है वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है तो ज्यादा होता नहीं है, इनका कोई लिमिट नहीं होता है। देयर आर नो फॉर्मल रूल और मैकेनिज्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू इंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सेफ गार्ड ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ मार्केट। कोई इनका फॉर्मल रूल एंड मैकेनिज्म नहीं होता है। ट्रांजेक्शन आर प्राइवेट होते हैं विथ लिटिल और नो डिस्क्लोजर टू इंटायर मार्केट, ये इतने होते हैं कि मार्केट को भी डिस्क्लोजर नहीं देते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज ट्रेडेड एंड ऑर्गेनाइज एक्सचेंज विद प्राइस डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर। जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, ट्रेडेड होते हैं और ऑर्गेनाइज एक्सचेंज जैसे एनएससी बीएससी में होते हैं, ठीक है। इनमें जो इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर का वो होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। अ क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, जो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की गारंटी लेता है। अब डेरिवेटिव्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस है? लाइक अदर सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल, डेरिवेटिव मार्केट सर्व द फॉलोइंग। इट हेल्प इन, डेरिवेटिव मार्केट के क्या स्पेसिफिक फंक्शंस है ना? इट हेल्प इन इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशंस. It enable the transfer of various risks from those who are exposed to risk but have a lower risk appetite to participate with higher risk appetite. For example, hedger want to give away the risk where the trader are willing to take. Hedger क्यों मार्केट में एंट्री लेता है? क्योंकि उसको अपना रिस्क कम करना है। लेकिन ट्रेडर क्यों मार्केट में एंट्री लेता है? वो रिस्क लेके बड़े पैसे बनाना चाहता है, इसलिए ट्रेडर या स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो ट्रेड में लेते हैं। It enables the shift of speculative trade from unorganized market to the organized. Risk management mechanism and surveillance of activity of various participants in the organized space provide stability in financial activity. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, सर्विलेंस होता है, तो ये क्या होता है कि ट्रस्टेड है, ठीक है, आपके पैसे आपसे गायब नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो आपको उतने प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपने लॉस किया है तो जिसको प्रॉफिट हुआ है आपके पैसे उनको दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्लियरिंग का भी जो काम होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ये सब वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक सिग्निफिकेंस। अब वेरियस रिस्क फेस्ड बाय पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव।
पहला होता है काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क होता है, क्योंकि दो दो लोगों के बीच में होता है, तो मान लीजिए कोई डिफॉल्ट कर गया तो। प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस मूव। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि अपन ने तो पोजीशन ले लिया लेकिन एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिक्विड ही नहीं था। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, फ्रॉड हो गया, ठीक है, इनप्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो ये रिस्क में आते हैं। मे नॉट बी अप्रोप्रिएट एवेन्यू फॉर समवन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। अब ये क्या है, ये ऐसी जगह नहीं है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स है और लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और लो रिस्क टॉलरेंस है, यानी कि थोड़े से रिस्क में आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए सही जगह नहीं है। अब मार्केट पार्टिसिपेट शुड देयरफॉर केयरफुली कंसीडर वेदर सच ट्रेडिंग इज सुटेबल फॉर हिम और हर बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये सब स्टडी करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये आपके लिए बना है कि नहीं। मार्केट पार्टिसिपेंट हु ट्रेडेड इन डेरिवेटिव आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर। तो जो भी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं उनको मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करना है, गिवन बाय ब्रोकर टू हिज क्लाइंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर इज इशूड बाय, ये कौन, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इशू कौन करता है, बाय द मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड कंटेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये चीज एक्सचेंज के मेंबर्स देते हैं। ऑल प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट शुड रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल। तो अपने को पूरे प्रोस्पेक्टिव पढ़ने चाहिए बिफोर ट्रेडिंग ऑन कैपिटल मार्केट, कैश सेगमेंट और एफएनओ सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत इंफॉर्मेशन से ज्यादा जुड़ी हुई है। तो ये अपना यहाँ तक में चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिफरेंस क्वेश्चंस है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन इसी कैटेगरी के एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन 5 नंबर्स के क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर 2 पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन, जो कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको यहाँ तक समझ में ना आए हो, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन।